आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले आप इस कहानी की 55 इक़सात सुन चुके हैं और अब किस नंबर 56 मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। उनमें एक बेला थी और 2 ब्लैक कैट कमांडो। रत्ना के चेहरे पर भी खौफ के साये गहरे हो गए, मगर अब ऐसा नाजुक लम्हा कभी नहीं आया था। ब्लैक कैट के दोनों कमांडोज बेस के दूसरी तरफ दरवाजे के करीब राइफलें ताने खड़े हो गए। उनके चेहरों पर पत्थर जैसी सख्ती थी, आंखों में बेपनाह सर्द मोरी। उनकी उंगलियां राइफलों के ट्रैगर्स पर थी। वो एक्शन लेने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थे। बेला उनके बाईं तरफ थी, उसके होंठों पर फातिहाना चमक थी और वो चमकती हुई नजरों से कभी मेरी तरफ देखती और कभी रत्ना की तरफ देख रही थी। कन्याकुमारी के लिए ये सूरत बिल्कुल अनोखी और दहला देने वाली थी। वो तो ये जानती थी कि पुलिस और ब्लैक कैट को एक पाकिस्तानी दहशतगर्द और उसकी एक साथी औरत की तलाश है। फारिग औकात में वो हमारे साथ इस मौजू पर तबादला ख्याल भी करती थी, लेकिन उसने ये तो कभी सोचा भी नहीं था कि पुलिस जिन दहशतगर्दों को पूरे शहर में तलाश करती फिर रही थी उसके फ्लैट में मौजूद थे। वो हम पर शुबा नहीं कर सकती थी। रत्ना उसके साथ माउंट आबू के होटल में काम कर चुकी थी। वो उसे अच्छी तरह जानती थी और रत्ना उसकी नजरों में दहशतगर्द नहीं हो सकती थी। और मेरे बारे में भी उसने कभी सोचा नहीं होगा कि वही दहशतगर्द हूँ, क्योंकि पुलिस को एक पाकिस्तानी दहशतगर्द की तलाश थी और वो मुसलमान था। जबकि रत्ना ने उसे मेरा नाम विजय मल्होत्रा के नाम से याद कराया मेरा तारुफ विजय मल्होत्रा के नाम से कराया था और जाहिर है ये किसी मुसलमान का नाम नहीं हो सकता था। इस वक्त की सूरत से वो फौरी तौर पर ये नहीं समझी थी कि ब्लैक कैट कमांडो हमारे लिए आए हैं, बल्कि वो कुछ समझी ही नहीं थी। अलबत्ता खौफ से उसका चेहरा एकदम धुआं हो गया था और उस खौफ के नतीजे में वो चीखती हुई उठकर खड़ी हो गई। अपनी जगह पर बैठ जाओ। बेला के हल्के से गुर्राहट निकली। उसके चेहरे के तासरात एकदम बदल गए। आंखों में सफाकी उभर आई। कोई भी अपनी जगह से हरकत नहीं करेगा। कन्याकुमारी बल से कुर्सी पर बैठ गई। खौफ ने उस पर लर्जा सा तारी कर दिया था और वो होली होले कांपने भी लग गई थी। बड़े अफसोस की बात है शुभा, रत्ना ने अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए सामने बैठी हुई शुभा की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पहले ही सोचना चाहिए था कि एक तवाइफ से वफा की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। होटल के कांटे में तुम्हारी बरना तस्वीर देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम क्या से क्या बन गई हो। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन कन्याकुमारी की मासूमियत ने हमें फंसा दिया। तुम शायद भूल गई हो कि माउंट आबू में प्रेम निवास रेस्टोरेंट के मैनेजर से मेरा झगड़ा तुम्हारी वजह से हुआ था और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था, शुभा ने पुरसुकून लहजे में कहा। लेकिन मैं उस बात को नहीं भूली थी। चंद रोज पहले कन्याकुमारी के साथ तुमसे मुलाकात होते ही वो सारी बातें मेरे जहन में ताजा हो गई और फिर तुम लोगों के जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि तुम दोनों वो तो नहीं हो जिनकी पुलिस को तलाश है। तुम्हारे इस दोस्त का तारुफ अगरचे विजय मल्होत्रा के नाम से हुआ था, लेकिन मुझे इसकी बातों से शुबा हो गया था कि ये मुसलमान है। पहली मुलाकात में गुफ्तगू के दौरान इसने 4 ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो आमतौर पर किसी हिंदू के मुंह से नहीं निकलते। अगले रोज मैंने तुम दोनों के बारे में मालूमात हासिल करना शुरू कर दी। मुझे बाज़ जराए से मालूम हो गया कि उस ऑपरेशन की इंचार्ज बेला है। बेला से भी मेरी मुलाकातें होती रहीं, लेकिन उस रोज पता चला कि बेला यहाँ से जयपुर वापस जा चुकी है। मैं बेला से मुलाकात के लिए खुद जयपुर पहुंच गई और बड़ी मुश्किल से इस तक पहुंच सकी। बेला से मुलाकात के बाद यह तस्दीक हो गई कि उस पाकिस्तानी दहशतगर्द के साथ तुम हो, यानी माउंट आबू के प्रेम निवास रेस्टोरेंट की साबिक वेट्रेस रत्ना। वो एक बार फिर खामोश हुई। उसकी नजरें अब भी रत्ना के चेहरे पर मरकूज थी। मैंने बेला से प्रोग्राम बना लिया, वो कह रही थी। बेला अगर चाहती तो कन्याकुमारी के फ्लैट पर भी छापा मारा जा सकता था, मगर उसमें किसी गड़बड़ का अंदेशा था, इसलिए मैंने तुम लोगों को डिनर पर मदऊ किया। और अगर इस दावत में अपनी पुरानी दोस्त बेला को भी मदऊ ना करती तो बद इखलाकी होती, इसलिए तुम वाकई तवाइफ हो। रत्ना ने उसे बात मुकम्मल नहीं करने दी। ये सब क्या है? कन्याकुमारी बारी बारी हम सब की तरफ देखते हुए बोली। उसके लहजे में भी थरथराहट थी। क्या ये विजय मल्होत्रा? रत्ना ने ठीक कहा था कि तुम वाकई बहुत मासूम हो। शुभा ने उसकी बात काट दी। ये विजय मल्होत्रा नहीं, वो पाकिस्तानी दहशतगर्द है जिसने हमारे देश में तबाही फैला रखी है और ये रत्ना इसकी शरीके हयात है। ये शख्स नाजी। शुभा के खामोश होने पर बेला ने कहा, 1 मिनट। मैंने हाथ उठाकर बेला को मजीद कुछ कहने से रोक दिया। तुमने हमें कोई मोहलत नहीं दी थी, बल्कि कदम कदम पर हमारे लिए जाल फैलाए रखे। मुठेल वाली तबाही में भी हमारा कोई हाथ नहीं। हम महज चाय पीने और कुछ देर आराम करने के लिए रुके थे, लेकिन तुम्हारे 2 आदमी शिवा और राकेश पहले से वहां मौजूद थे। तमाम रास्तों की निगरानी की जा रही थी। 2 दिन की मोहलत तो महज ज़बानी बात थी। तुमने हमारे फरार के तमाम रास्ते मसदूद कर दिए थे। वो तुम्हारे ही आदमी की हरकत थी। इस तरह मोटेल में होने वाली तबाही हम पर तो नहीं आयद होती। मैं एक बार फिर खामोश हो गया। फिर उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, मैं तुम्हें एक बाअसूल दुश्मन समझता था, लेकिन तुमने कदम कदम पर धोखा दिया। अब मुझे तुम पर बिल्कुल एतमाद नहीं रहा। अब मैं भी तुम्हारे साथ वही करूंगा जो तुम मेरे साथ करती रही हो। वाह, बेला ने हल्का सा कहका लगाया। तुम तो इस तरह कह रहे हो जैसे हम कोई गेम खेल रहे हो। ये खेल ही तो है, मैंने जवाब दिया। जिंदगी और मौत का खेल। अभी तक हम दोनों की बाजी बराबर चल रही है, लेकिन जो इस खेल पर गिरफ्त मजबूत करने में कामयाब हो गया वो जीत जाएगा और दूसरा जिंदगी की बाजी हार जाएगा।
इस वक्त खेल पर मेरी गिरफ्त मजबूत है, बेला ने कहा। तुम हार चुके हो, तुम्हारी जिंदगी और मौत के दरमियान थोड़ा ही फासला रह गया है। अभी कोई बात हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती, मैंने कहा। किसी भी खेल का फैसला तो आखिरी लम्हों में होता है और मेरे ख्याल में अभी आखिरी लम्हात नहीं आए। बड़े पूरे एतमाद हो, बेला मुस्कुराई। मौत के इन फरिश्तों को सामने देखकर भी तुम्हें खुशफहमी है कि अभी खेल का फैसला नहीं हुआ। हाँ, मैंने मायूस होना नहीं सीखा, मैंने जवाब दिया। तुम भी इस बात की गवाह हो कि बाज़ औक़ात ऐन आखिरी लम्हों पर बाजी पलट जाती है और ये बाजी पलटने वाली नहीं है, बेला ने कहा और शुभा और कन्या कुमारी की तरफ देखते हुए बोली, तुम दोनों यहाँ से उठ जाओ। शुभा तो फौरन ही उठकर एक तरफ हो गई, अलबत्ता कन्या कुमारी अपनी कुर्सी पर बैठी रही। उसके चेहरे पर खौफ के साए अब भी गहरे थे। उठो, जल्दी करो, बेला के हल्क से गुर्राहट निकली। कन्या कुमारी दोनों हाथों से बेज का सहारा लेकर उठ गई। उसकी टांगे होले होले कांप रही थी। मैंने रत्ना की तरफ देखा, उसने भी दोनों हाथ अपने सामने मेज के किनारे पर टिका लिए थे। कन्या कुमारी की कुर्सी मेरे बिल्कुल सामने थी। वो जैसे ही कुर्सी से उठकर एक तरफ हटी, मैंने अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे मेज के नीचे टांगे लंबी करके एक पैर से कुर्सी को जोरदार ठोक कर मार दी। कुर्सी बड़ी तेजी से फर्श पर फिसलती हुई एक कमांडो की टांगों से टकरा गई। कुर्सी उसकी पिंडली की हड्डी से टकराई थी। वो चीखता हुआ एक टांग पर नाच कर रह गया। उसका राइफल वाला एक हाथ ऊपर उठ गया था। वो ठीक उसी लम्हे रत्ना भी बड़ी तेजी से दोनों हाथ मेज के किनारे पर टिकाए मेज के नीचे लंबी हो गई। उसके दोनों पैरों की ठोकर दूसरे कमांडो की टांगों पर लगी। वो भी लड़खड़ाकर पुष्ट के बल गिरा। मैं बड़ी तेजी से अपनी जगह से उठ गया और उससे भी ज्यादा तेजी दिखाते हुए मैंने मेज उलट दी। उलटती हुई मेज का किनारा बेला को भी लगा और वो भी चीखती हुई पुष्ट के बल गिरी। मैं उछलकर उल्टी हुई मेज के दूसरी तरफ पहुंच गया और एक लम्हा जाया किए बगैर एक कमांडो की राइफल पर हाथ डाल दिया। राइफल कब्जे में लेने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। इसमें शुबा नहीं कि ब्लैक कैट कमांडो इंतहाई आला तरबियत याफ्ता थे और उस फोर्स को डेथ स्क्वाड का नाम भी दिया जाता था। अपने हरीफ पर काबू पाने के लिए ये जान की बाजी भी लगा देते थे, लेकिन यहाँ वो मार खा गए। दाएं चौकस होने के बावजूद हमारी ये कार्रवाई उनकी तवक्को के बिल्कुल खिलाफ थी। ये बात उनके वहमो गुमा में भी नहीं होगी कि हम जैसे निहत्ते शिकारी पूरी तरह उनके रहमो करब पर होने के बावजूद ऐसी कोई हरकत करेंगे, और इस खुद एतमादी में वो मार खा गए थे। राइफल हाथ में आते ही मैंने उन्हें जद में ले लिया। रत्ना ने भी बड़ी फुर्ती से उठकर दूसरे कमांडो के हाथ से राइफल छीन ली। अब वो सब हमारे रहमो करम पर थे। मैंने उन्हें राइफल की जद पर लेकर दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा कर दिया और उन दोनों के लिबास थपथपाने लगा। उनके कपड़ों के अंदर छोटे छोटे पिस्तौल भी छुपे हुए थे। मैंने वो पिस्तौल भी निकाल लिए। बेला भी उठकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में खून उतर आया था। मैंने कहा था ना, किसी भी खेल का फैसला ऐन आखिरी लम्हों में होता है, मैंने बेला की तरफ देखते हुए कहा, और वो आखिरी लम्हात ये हैं जिन्होंने अपना फैसला दे दिया है। अब तुम्हारा क्या ख्याल है? उसके बावजूद तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकोगे, बेला ने गुर्राते हुए कहा। मैं भी इस वक्त कामयाबी का दावा करने की पोजीशन में नहीं हूँ, मैंने जवाब दिया, लेकिन इस बात से इनकार नहीं करोगी कि इस वक्त मुझे तुम पर बालादस्ती हो गई है। हाँ, ये बात मैं तस्लीम करती हूँ, लेकिन ये भी ज़हन नशीन कर लो कि तुम्हारी ये बालादस्ती ज्यादा वक्त तक कायम नहीं रह सकेगी, बेला ने जवाब दिया, और तुम लोग इस शहर से निकल नहीं सकोगे। ये बात शुभा ने कही थी। तेरी तो, रत्ना ने उसे एक गलीज गाली दी। तुम्हारा फोटो तो मैं इस तरह बिगाड़ूंगी कि कोई तुम्हारे मुंह पर थूकना भी पसंद नहीं करेगा। कुतिया हरामजादी, यहाँ में एक महफूज जगह मिल गई थी। हम चंद रोज आराम से यहाँ रहते और खामोशी से निकल जाते, लेकिन तुम्हारी वजह से। उसने राइफल घुमाकर उसका बट शुभा के सीने पर दे मारा। जरब खासी जोरदार थी। शुभा चीख कर दोरी हो गई। रत्ना ने राइफल की दूसरी जरब उसके मुंह पर लगाई। ठोड़ी पर लगने वाली ये जरब पहले से ज्यादा जोरदार थी। शुभा एक बार फिर चीख उठी, मगर रत्ना पर उसके चीखने का कोई असर नहीं था। वो राइफल के बट से उसके मुंह पर जरबें लगाती रही। रत्ना ने वाकई ठीक कहा था कि वो शुभा का फोटो इस तरह बिगाड़ेगी कि कोई उस पर थूकना भी पसंद नहीं करेगा। शुभा चीखती रही और रत्ना उसकी धुनाई करती रही। शुभा का चेहरा लहूलुहान हो चुका था। उसके सामने के ऊपर के दो दांत टूटकर गिर गए थे। शायद जबड़ा भी क्रैक हो गया था। वो फर्श पर पड़ी बुरी तरह तड़प रही थी। शुभा के उस बंगले में 2 मुलाजिम थे और इस वक्त दोनों ही अंदर थे। मैंने बेला, ब्लैक कैट के दोनों कमांडर्स और दोनों मुलाजमों को राइफल की जद पर ले रखा था। कन्या कुमारी एक तरफ खड़ी थर थर कांप रही थी। एक मौके पर एक कमांडो ने आगे बढ़ने की कोशिश की थी, मगर मैंने उसके सीने पर जोर से राइफल का बट मारा। वो चीखता हुआ पीछे हट गया और उसके बाद किसी को अपनी जगह से हरकत करने की जरूरत नहीं हुई। बेला उन कमांडो से जरा हटकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर बेपनाह वहशत थी। रत्ना को उसने पहले भी लड़खड़ाते हुए देखा था। खुद उसके साथ भी 2 हाथ हो चुके थे, लेकिन उसका ये जुनून बेला ने पहली मर्तबा देखा था। रत्ना ने शुभा को अदमुआ करके छोड़ दिया और फिर वो बेला की तरफ घूम गई। नाजी तुम्हारे साथ रियायत करता रहा है, मगर मैं तुम्हारा कोई लिहाज नहीं करूंगी। वो बेला के चेहरे पर नजरें जमाते हुए घुर्राई। वो सूटकेस कहाँ है? अगर तुम सूटकेस मेरे हवाले कर दो तो शायद तुम्हारी मौत को कुछ आसान बना दो। वो सूटकेस जयपुर में है, बेला ने जवाब दिया। वो बज़ाहिर बहुत खौफजदा नजर आ रही थी, लेकिन मैं जानता था कि वो बहुत बड़ी अदाकार है। उसने कदम कदम पर हमें धोखा दिया था और अब भी मैं खौफजदा होने की अदाकारी कर रही थी। रत्ना ने उसके कूल्हे पर राइफल के बट से एक जोरदार जरब लगाई। बेला चीख उठी। उसी लम्हे एक कमांडो ने अपनी जगह से छलांग लगाई। मैं फौरन उस तरफ मुतवज्जो हो गया।
मैं तो शायद उसे रोकने की कोशिश करता, लेकिन रत्ना पर जुनून तारी था। उसने राइफल सीधी करके फायर खोल दिया। पहले तो छलांग लगाने वाला कमांडो छिलनी होकर गिरा और फिर रत्ना ने दूसरे को भी छिलनी कर दिया और इस मौके से फायदा उठाते हुए बेला ने खिड़की की तरफ छलांग लगा दी। वो किसी ताकतवर स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछली और परिंदे की तरह उड़ती हुई खिड़की से बाहर निकल गई। मैं दौड़कर खिड़की के करीब पहुंचा, मगर उस तरफ बाहर अंधेरा था। एक तरफ दौड़ते हुए कदमों की आवाजें तो सुनाई दे रही थी, मगर बेला दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने अंधेरे में एक ब्रेस्ट मार दिया, मगर गोलियों की आवाज के अलावा कोई और आवाज सुनाई नहीं थी। मैं कमरे में फायरिंग की आवाज सुनकर वापस मुड़ा। सुबह के दोनों मुलाजिम बाहर वाले दरवाजे के करीब ढेर हो चुके थे। उन्होंने शायद भागने की कोशिश की थी और रत्ना ने उन्हें भी उड़ा दिया। और तुम, वो शुभा की तरफ मुड़कर घुराई, जो दोनों हाथ फर्श पर टिकाए उठने की कोशिश कर रही थी। मैं अगर चाहूं तो तुम्हें भी छिलनी कर सकती हूँ, लेकिन तुम जिंदा रहोगी। अपनी इसी बिगड़ी हुई सूरत के साथ तुम जब भी आईना देखोगी तो तुम्हें याद आएगा कि तुम्हारा उलिया किसने बिगाड़ा था। और तुम, वो कन्या कुमारी की तरफ मुड़ गई। तुमने हमें पनाह दी, हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तुम जहां चाहो जा सकती हो। कन्या कुमारी थर थर कांप रही थी। इस खून खराबे ने उसकी हालत और भी बिगाड़ दी थी और उसके लिए खड़े रहना मुश्किल हो गया था। दीदी, वो रत्ना की तरफ देखकर हकलाई। बेला भाग गई है, तुमने इसे भी जिंदा छोड़ दिया। ये लोग बाद में मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे भी अपने साथ। तो फिर चलो, जल्दी करो, मैंने कहते हुए आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ दिया। अब तक की सूरत से मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि बेला अपने साथ सिर्फ उन्हीं 2 कमांडो को लाई थी जो रत्ना के हाथों मारे गए थे। मैं उसे अच्छी तरह जानता था कि वो ज्यादा भीड़ भाड़ की कायल नहीं थी। उसने जब भी मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की थी, अपने साथ 2 से ज्यादा आदमियों को इस्तेमाल नहीं किया था। इस मर्तबा भी उसने यही गलती की। हालांकि पिछले तजर्बात को मद्देनजर रखते हुए उसे अपने साथ कम अज कम 1 दर्जन कमांडो जरूर लाने चाहिए थे, ताकि मुझे घेर सके। अगर कोई बाहर भी मौजूद होता तो अंदर होने वाली फायरिंग के बाद बाहर से मुदाखलत जरूर होती, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये रहायशी इलाका था, बड़ी बड़ी कोठियां थी। फायरिंग के बाद बाहर सन्नाटा छा गया था। हो सकता है फायरिंग सुनकर किसी ने फोन कर दिया हो और पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकती थी। सबसे अहम बात यह थी कि बेला भी भाग गई थी। वो बहुत चालाक औरत थी, कोई फौरी कार्रवाई कर सकती थी। इसलिए मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहता था। मैं कन्या कुमारी का हाथ पकड़े उसे तकरीबन खींचता हुआ बरामदे में आ गया। रत्ना भी उसी वक्त बाहर आ गई। पोर्च में शुभा की स्याह रंग की शानदार कार खड़ी थी। मैंने पिछला दरवाजा खोलकर कन्या कुमारी को अंदर बिठा दिया और बाहर वाले गेट की तरफ दौड़ा। रत्ना ने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी को घुमाती हुई गेट की तरफ ले आई। मैं इसी दौरान गेट खोल चुका था। गाड़ी जैसे गेट के करीब पहुंची, मैं पैसेंजर साइड का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। गली काफी कुशादा थी। गेट के बाईं तरफ सफेद रंग की एक कार खड़ी थी। ये यकीनन वो कार थी जिस पर बेला उन कमांडो को लेकर आई थी और बंगले की अकबी दीवार फांद कर फरार हो गई। मैं एकदम चौंक गया। कन्या कुमारी मुझे पिछली सीट पर नजर नहीं आई। मैंने अचानक देखा तो मेरे मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। कन्या कुमारी सीट पर लेटी हुई थी। उस पर कपकपाहट तारी थी और गालबन दांत भी बज रहे थे। इस वक्त 10:30 नहीं बजे थे। सड़कों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी थी। कुछ पता नहीं था कि कहाँ जाना है। कन्या कुमारी के फ्लैट पर वापस जाना खतरे से खाली नहीं था। कोई और ऐसी जगह हमारी नजरों में नहीं थी जहां पनाह ली जा सकती। इस वक्त तो हम इस इलाके से ज्यादा दूर निकल जाना चाहते थे। कन्या कुमारी भी उठकर बैठ गई और कार में कदर सुकून महसूस करके उसने अपने आप पर बड़ी हद तक काबू पा लिया। वो मुतवश नजरों से इधर उधर देख रही थी। अगले चौराहे पर कार दाईं तरफ मोड़ लेना दीदी। कन्या कुमारी की आवाज सुनकर हम दोनों चौंक गए। मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा। कहाँ, कोई ठिकाना है तुम्हारी नजरों में जहाँ वक्ती तौर पर पनाह मिल सके? मैंने पूछा। हाँ, बाबू रोशन अली, कन्या कुमारी ने जवाब दिया। वो मुसलमान है। तुम्हारी वजह से हम सबको चंद रोज के लिए उसके यहाँ पनाह मिल सकती है। क्या उस पर एतमाद किया जा सकता है? कौन है वो? मैंने फिर पूछा। वो एक बिजनेसमैन है, कन्या कुमारी ने जवाब दिया। चंद महीने पहले मैं एक और रेस्टोरेंट में थी। वो बहुत ऊंचे म्यार का रेस्टोरेंट था। वहां बाबू रोशन जैसे दौलतमंद लोग ही आते थे। बाबू रोशन मुझ पर वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर हिचकिचाते हुए बोली। मेरा मतलब है वो मुझे पसंद करने लगा था। वो हमेशा मेरी मेज पर आकर बैठता। एक मरतबा वो मुझे अपनी कोठी पर भी ले गया था। मुमकिन उसकी नीयत कुछ और हो, मगर मैं दामन बचाकर निकल आई थी। वो खामोश होकर इधर उधर देखने लगी। इसी दौरान रत्ना चौराहे पर उसकी बताई हुई समत में कार मोड़ चुकी थी। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी वजह से हमें बाबू रोशन के यहाँ पनाह मिल जाएगी। लेकिन क्या यहाँ के लिए उसकी वफादारियां मशकूक हैं? मैंने पूछा। ऐसी बात नहीं, कन्या कुमारी ने कहा। वो एक वफादार हिंदुस्तानी है, लेकिन यहाँ मजहब का भी मामला है। वो यकीनन तुम्हारी मदद करेगा, उस पर भरोसा किया जा सकता है। और दीदी, वो आगे लमका का न्यून साइन लगा हुआ है ना, वहां से कार बाईं तरफ मोड़ लेना। उसने आखिरी जुमला रत्ना से मुखातिब होकर कहा था। ये शहर के दौलतमंद लोगों का रिहायशी इलाका था। सड़कों पर दोनों तरफ खंभों पर अगरचे मरकजी बल्ब रोशन थे, मगर दरख्तों की वजह से उनकी रोशनी महदूद हो गई थी। बाज़ जगहों पर तो अंधेरा था। रत्ना ने कन्या कुमारी के कहने के मुताबिक कार एक कुशादा गली में मोड़ ली। उस सड़क पर भी बंगलों के सामने दोनों तरफ दरख्तों की कितारें थी। रत्ना ने कार की रफ्तार कम करके उसे एक कट से दरख्तों के पीछे सर्विस रोड पर लिया और फिर उसे उस बंगले के गेट के सामने रोक लिया जिसकी निशानदेही कन्या कुमारी ने की थी। कार का रुख गेट की तरफ था।
कन्या कुमारी कार से उतर गई और गेट की बेल बजाने लगी। तकरीबन 2 मिनट बाद जेली दरवाजा खुला। वो कोई औरत थी। कन्या कुमारी ने उससे कुछ बात की और जेली दरवाजे में दाखिल होकर गेट पूरी तरह खोल दिया। रत्ना कार को अंदर ले गई। कन्या कुमारी ने गेट बंद कर दिया और दौड़ती हुई कार के साथ ही पोर्च में घुस गई। उस तरफ उसने इशारा किया, कार वहां ले जाओ दीदी, उस दरख्त के नीचे रोक लो। रत्ना ने कार पोर्च से आगे निकालकर दाईं तरफ मोड़कर एक बहुत बड़े और गुंजान दरख्त के नीचे रोक ली। उस जगह अंधेरा भी था और ये अंदाजा लगाना दुश्वार था कि ये किस चीज का दरख्त है। रत्ना ने इंजन बंद कर दी और हम दोनों नीचे उतर आए। कन्या कुमारी ने बरामदे की बत्ती बुझा दी, लेकिन अंदर बत्तियां जल रही थी जिनकी कुछ रोशनी बाहर आ रही थी। लेकिन बरामदे की बत्ती बुझा देने का यह फायदा था कि हमें बाहर से देखा नहीं जा सकता था। वैसे बंगले की 4 दीवारी खासी ऊंची थी, बाहर से हमें देख लिया जाना मुमकिन नहीं था। लेकिन कन्या कुमारी ने एहतियातन ये कदम उठाया था और मुझे कन्या कुमारी पर हैरत भी थी। कहाँ तो कि ये वो खौफ से थर थर कांप रही थी, उसके दांत बज रहे थे, और कहाँ ये कि वो इतनी तेजी दिखा रही थी। उसकी वजह गालिबन ये थी कि अब वो अपने आप को खतरे से बाहर समझ रही थी। जिस औरत ने गेट खोला था वो भी बरामदे में आ चुकी थी, लेकिन हम अंधेरे में उसे अच्छी तरह देख नहीं सके थे। उसने बरामदे वाला दरवाजा खोल दिया और हम कन्या कुमारी के साथ अंदर दाखिल हो गए। वो औरत भी अंदर आ गई। मेरे और रत्ना के पास राइफलें देखकर उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया, लेकिन उसने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। बरामदे वाले दरवाजे से गुजरकर हम जिस कमरे में दाखिल हुए वो खासा बड़ा और शानदार फर्नीचर से आरास्ता था। उसे बड़ा हाल कहना मुनासिब होगा। फर्श पर दीवारों तक कालीन बिछे हुए थे। बहुत कीमती सोफे एक दूसरे से फासले पर रखे हुए थे। सोफों के 3 सेट थे और हर सेट के सामने शीशे के टॉप वाली काफी टेबल रखी हुई थी। निचले हाल के दाईं तरफ एक कुशादा रायदारी और उस रायदारी में भी आमने सामने 2 कमरे थे। रायदारी के आखिर में एक शीशे का बड़ा दरवाजा नजर आ रहा था। इस डिजाइन और तर्ज के बंगले इंडियन फिल्मों में देखे थे और आज मैं खुद एक ऐसे बंगले में मौजूद था और मुझे हैरत थी कि इस वसी और अरीज बंगले में अभी तक कोई और जीरू दिखाई नहीं दिया था। मैंने उस औरत की तरफ देखा जो गेट खोलकर हमारे साथ अंदर आई थी। उसकी उम्र 40 के लगभग रही होगी। कद 5.5 फुट के करीब और जिस्म नहायत बेहतरीन था। उसने शलवार कमीज पहन रखी थी। उस लिबास से ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो मुसलमान थी। उसके चेहरे के नकूश भी बड़े पुरकशिश थे और आंखों में तो सितारों जैसी चमक थी। उसके बारे में मेरा ख्याल था कि वो बाबू रोशन की बीवी होगी और कन्या कुमारी को यकीनन बहुत अच्छी तरह जानती होगी, इसलिए तो उसके लिए गेट खोल दिया और हम भी उसके साथ बेतकल्फी से अंदर आ गए। ये नरगिस है, कन्या कुमारी ने तारुफ कराया। बाबू रोशन की हाउस कीपर, घर की सारी जिम्मेदारी इसी के कंधों पर है। ओह, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, इसके अलावा यहाँ और कितने लोग हैं? कोई नहीं, कन्या कुमारी के बजाय नरगिस ने जवाब दिया। बाबू रोशन क्लब गए हुए हैं, उनकी वापसी 2 बजे के करीब होगी। मगर तुम लोग कौन हो? ये उसने हमारी राइफलों की तरफ इशारा किया। इनके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं बीबी, कन्या कुमारी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। इससे पता चला कि नरगिस को बीबी कहकर मुखातब किया जाता था। ये रोशन बाबू के दोस्त हैं। तुम मुझे बताओ रोशन बाबू कौन से क्लब गए हुए हैं? उनसे फोन पर बात करती हूँ और तुम हमारे लिए चाय या काफी बना दो। नरगिस चांदला में उलझी हुई नजरों से हमारी तरफ देखती रही और फिर हाल के बाईं तरफ एक दरवाजा खोलकर अंदर गायब होगी। तुमने बताया था कि बाबू रोशन के साथ सिर्फ एक मर्तबा यहाँ आई थी, मगर नरगिस के साथ तो तुम खासी बेतकल्लुफ हो। मैंने कन्या कुमारी की तरफ देखते हुए कहा। नरगिस से तो अक्सर फोन पर गपशप होती रहती है, वक्तन फवक्तन बाजार में मुलाकात भी हो जाती है। बहुत अच्छी औरत है, कन्या कुमारी ने कहा। यकीनन बहुत अच्छी है, मैंने कहा। अच्छी ना होती तो बाबू रोशन पूरा घर इसके सर पर ना छोड़ता, लेकिन बाबू रोशन की बीवी बच्चे, उसने ये रोग पालने की जरूरत नहीं समझी। कन्या कुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम लोग बैठो, मैं उसे फोन पर बताती हूँ। कन्या कुमारी कहते हुए दाईं तरफ वाले सोफे की तरफ चली गई, जिसके करीब साइड टेबल पर टेलीफोन रखा हुआ था। सोफे पर बैठकर उसने रिसीवर उठा लिया और नरगिस के बताए हुए नाइट क्लब का नंबर मिलाने लगी। मैं भी उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। दूसरी तरफ कॉल जल्दी रिसीव कर ली गई। जाहिर है कॉल ऑपरेटर ने रिसीव की थी। मैं बाबू रोशन के घर से नरगिस बोल रही हूँ, उसने ऑपरेटर की हेलो के जवाब में कहा। बाबू रोशन इस वक्त क्लब में मौजूद हैं, प्लीज उन्हें जरा लाइन पर बुला दें। ठीक है, होल्ड कीजिए। वो खामोश होकर मेरी तरफ देखने लगी। मैं समझ गया कि उसने क्लब ऑपरेटर को अपने बजाय नरगिस का नाम क्यों बताया था। तकरीबन 2 मिनट बाद दूसरी तरफ से कोई आवाज सुनाई दी तो कन्या कुमारी ने कदरे मदम लहजे में कहना शुरू किया। बाबू रोशन, मैं कन्या कुमारी बोल रही हूँ, लेकिन तुम मेरा नाम मत लेना। हाँ, मैंने ही ऑपरेटर को अपना नाम नरगिस बताया था। अपने नाम से फोन नहीं कर सकती। मैं इस वक्त तुम्हारी कोठी पर मौजूद हूँ। हाँ, एक बहुत अहम मामला है, तुम फौरन आ जाओ। किसी को बताने या साथ लाने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ ठीक है। उसने रिसीवर रख दिया और मुस्कुराती हुई निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी। रोशन बाबू तकरीबन 1 घंटे में यहाँ पहुंच गए। वो सोफे से उठते हुए बोली, आओ वहीं चल कर बैठते हैं। उसने उस तरफ इशारा किया जहाँ रत्ना बैठी हुई थी। हम दोनों भी रत्ना के करीब आ गए। मैं तो रत्ना के साथ उसी सोफे पर बैठ गया। कन्या कुमारी सामने वाले सोफे पर बैठी थी। रास्ते में बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब बताओ तुमने हमारे साथ आकर अपनी जान खतरे में क्यों डाली? मैंने कन्या कुमारी की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारे साथ ना भी आती तो मेरी जान खतरे ही में रहती, उसने जवाब दिया। तुमने बेला की बात सुनी थी, मेरे बारे में भी उसका इरादा नेक नहीं था।
तुम लोग कहीं फरार हो जाते और मैं पकड़ी जाती तो वो लोग मुझे अजीयतें दे देकर हलाक कर देते। उन अजीयतों से तो बेहतर यही है कि मैं तुम लोगों के साथ रहूं। मुझे ये हौसला तो रहेगा कि तुम लोग मुझे बचा सकते हो। तुम्हारी बात सुनने के बाद ही मैंने तुम लोगों के साथ आने का फैसला किया था। कौन सी बात? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुमने कहा था कि मैंने तुम लोगों को पनाह देकर तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया था। कन्हैया कुमारी ने जवाब दिया। मैंने तुम दोनों में से किसी पर कोई एहसान नहीं किया था। मैंने माउंट आबू में चंद महीने रत्ना दीदी के साथ काम किया था। वो तो सिर्फ चंद महीनों का साथ था, मगर रत्ना दीदी की शख्सियत ने मुझे बेहद मुतासर किया और उस रोज अपने रेस्टोरेंट में देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। अगर मुझे पहले ये मालूम होता कि पुलिस जिन लोगों को तलाश कर रही है तो मैं दीदी की वजह से तुम लोगों की जरूर मदद करती। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, मैंने तुम लोगों को शुबा से मुलाकात कराकर बहुत बड़ी गलती की थी। वहां जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। मेरा दिल तो अब भी कांप रहा है, लेकिन तुम लोगों की जगह मैं होती तो यही सब कुछ करती। अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान लेना ही पड़ती है। दीदी ने तुम बड़ी मेहरबानी की कि उस हरामजादी को जिंदा छोड़ दिया। राइफल मेरे हाथ में होती तो मैं उसे भी उड़ा देती। तुम अकेली भी यहाँ आकर पनाह ले सकती थी, हमें साथ लाने की क्या जरूरत थी? हो सकता है रोशन बाबू हमें अपने यहाँ पनाह देने से इनकार कर दे। मैंने कहा, वो ऐसा नहीं करेगा, कन्हैया कुमारी ने जवाब दिया। और जहां तक तुम लोगों को साथ लाने का ताल्लुक है तो मैं समझती हूँ तुम मेरी कौम के बनियों से ज्यादा काबिल एतमाद हो। तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, इसलिए मैंने तुम लोगों को अपने साथ यहाँ भी लाने का फैसला कर लिया। ऐसे अगर तुम चाहते तो मुझे अकेले और बेसहारा छोड़कर जा सकते थे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया, जिसका मतलब है कि तुम्हें भी मेरा एहसास है, मेरी मुश्किलात का एहसास। इसलिए तुमने बिला झिझक मेरा हाथ पकड़ लिया था। और देखो अब हमारा ये साथ कब तक रहता है। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन नरगिस को उस दरवाजे से बरामद होते देखकर खामोश हो गया। वो एक खूबसूरत ट्राली धकेलती हुई ला रही थी, जिस पर चाय के अलावा दीगर लवाजमात भी रखे हुए थे। चाय खत्म होने के बाद नरगिस बर्तन समेट रही थी कि काल बैल की आवाज गूंज उठी। नरगिस ट्राली वहीं छोड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कन्हैया कुमारी भी उसके पीछे गई थी। मैं भी अपनी जगह से उठकर दरवाजे के करीब खड़ा हो गया और जाली से बाहर झांकने लगा। बरामदे में अंधेरा ही था। कन्हैया कुमारी वहीं पिलर के करीब रुक गई और नरगिस तेज कदम उठाती हुई गेट की तरफ चली गई। गेट खुला और सफेद रंग की एक शानदार कार अंदर दाखिल हुई, जो आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई पोर्च में आ गई। इंजन बंद हो गया, दरवाजा खुला और एक दराज कामत आदमी कार से निकलकर बरामदे की तरफ बढ़ा। उसने सूट पहन रखा था। अंधेरे में उसके चेहरे के नकूश वादे नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन कदों कामत से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो खासा स्मार्ट आदमी है। वो जैसे ही बरामदे में दाखिल हुआ, स्टोन की आड़ में खड़ी हुई कन्हैया कुमारी की सरगोशियाना आवाज उभरी, रोशन बाबू इधर, मैं यहाँ हूँ। रोशन बाबू चौंकने वाले अंदाज में आवाज की समत मुड़ गया। मैं दरवाजे की जाली से उस तरफ देख रहा था। कन्हैया कुमारी सुतून की आड़ से निकल आई थी। ओ कन्हैया, तुम यहाँ हो? क्या मामला है? खैरियत तो है? तुम्हारा फोन सुनकर तो मैं परेशान हो गया था, रोशन बाबू आगे बढ़ते हुए बोला। खैरियत ही नहीं है रोशन बाबू, कन्हैया कुमारी की आवाज सुनाई दी। एक गड़बड़ हो गई है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा और राजदारी से तुम्हें फोन करना पड़ा। वैसे मुझे अफसोस है, मैंने फोन करके क्लब में तुम्हारी तफरीह गारत कर दी और तुम्हें सब कुछ छोड़कर यहाँ आना पड़ा। क्लब की तफरीह पर लानत भेजो, रोशन बाबू की आवाज सुनाई दी और उसने आगे बढ़कर कन्हैया कुमारी को अपने साथ लिपटा लिया। मामला बहुत संगीन है रोशन बाबू, कन्हैया कुमारी ने कहा। उस वक्त नरगिस भी गेट बंद करके बरामदे में आ चुकी थी। वो बरामदे में रुककर दोनों की तरफ देखने लगी। वो दोनों अब भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, जिससे मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि उन्हें नरगिस से कोई इजाब नहीं था। बीबी, तुम अंदर मेहमानों के पास चलो, हम थोड़ी देर में आते हैं, कन्हैया कुमारी ने नरगिस को मुखातिब करते हुए कहा। मेहमान? रोशन बाबू बोला। कैसे मेहमान? तुम्हारे साथ और कौन है? मैं वही बताना चाहती हूँ, कन्हैया कुमारी ने कहा। नरगिस को दरवाजे की तरफ आते देखकर मैं वहां से हट गया। नरगिस ने अंदर दाखिल होकर अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा और बर्तन समेट कर ट्राली धकेलती हुई किचन वाले दरवाजे की तरफ चली गई। मैं रत्ना के करीब आकर बैठ गया। बरामदे की तरफ से कन्हैया कुमारी और रोशन बाबू की खुसर फुसर की आवाजें सुनाई दे रही थी, मगर कोई बात वादे तौर पर समझी नहीं जा सकती थी। मैं अपने आप में अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा। रत्ना भी मुस्तरिब दिखाई दे रही थी। और फिर दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर मैंने उस तरफ देखा। कन्हैया कुमारी और बाबू रोशन अंदर दाखिल हुए। उन दोनों ने एक दूसरे की कमर में बाजू हमायल कर रखे थे। दोनों के होंठों पर मुस्कुराहट थी, जिससे मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि बात बन गई थी। बाबू रोशन ऊंचे लंबे कद, सेहतमंद जिस्म और सुर्ख सफेद रंगत का मालिक था। उसकी शख्सियत वाकई ही मुतासरकुन थी। उसे अपनी तरफ आता देखकर मैं सोफे से उठ गया। ये बाबू रोशन है, कन्हैया कुमारी ने तारुफ कराया। ये नाजी और ये रत्ना दीदी। मैंने अपना हाथ मुसाफे के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन रोशन बाबू ने दोनों बाहें फैला दी। अरे जालिमो, अपनों से इस तरह तो नहीं मिलते, आप मेरे सीने लग जा। और फिर उसने आगे बढ़कर मुझे सीने से लिपटा लिया। उसके अंदाज में वाकई ही बड़ी गर्मजोशी थी। उसने मुझे अपने से अलग करके दोनों बाहों से थामे रखा और फिर कुछ लम्हे मुझे देखता रहा। फिर मेरी पेशानी पर बोसा दिया और एक बार फिर सीने से लिपटा लिया। मुझे कन्हैया कुमारी ने सब कुछ बता दिया है।
वो मुझे अलग करते हुए बोला, तुम्हें देखकर यकीन नहीं आता कि राह की कमर तुमने तोड़ कर रख दी है, मगर सूरत देखकर यकीन करना ही पड़ता है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर रत्ना की तरफ देखते हुए बोला, देवी जी आपकी जितनी तारीफ करूं कम है। मैं तो यकीन ही नहीं कर सकता कि तुम जैसी हसीन औरत इतनी बहादुर हो सकती है। वो अपने हुस्न ही से बड़े बड़े सुरमाओं को चित कर सकती है, और जब उसके हाथ में असला आ जाए तो औरत वाकई कियामत बन जाती है। वो नरगिस को अपनी तरफ आते हुए देखकर खामोश हो गया। वो करीब आई तो रोशन बोला, बीबी ये हमारे मेहमान हैं, लेकिन यहाँ इनकी मौजूदगी के बारे में बंगले की 4 दीवारी से बाहर बात नहीं जानी चाहिए। मुझे कुछ और कहने की जरूरत तो नहीं। क्या मुझे कुछ समझाने की जरूरत है रोशन बाबू? नरगिस ने कहा। अच्छा तो अब काफी पिलाओ हम सबको, रोशन बाबू ने कहा। नरगिस किचन की तरफ चली गई। हम सब सोफे पर बैठ गए। रत्ना कन्या कुमारी के साथ और रोशन बाबू मेरे साथ बैठा था। उसने एक हाथ मेरी गर्दन के ऊपर से लाकर कांधे पर रखा हुआ था। अच्छा हुआ कन्या कुमारी तुम लोगों को यहाँ ले आई। पूरे शहर में पुलिस और ब्लैक कैट्स की गाड़ियां दौड़ती फिर रही हैं। अब बात समझ में आ गई कि ये कियामत क्यों मची हुई है, रोशन बाबू कह रहा था। मेरे बारे में तुम्हें कोई शुबा नहीं होना चाहिए। ये गैर मजहब की लड़कियां तुम्हारे लिए अपनी जान की बाजी लगा रही हैं। मैं तो मर्द हूँ यार, तुम्हारा भाई हूँ, हमारा दीन का रिश्ता है। तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। बड़ी मेहरबानी है रोशन बाबू, मैंने कहा। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में कोई ऐसी बात हो तो हम यहाँ से जाने को तैयार हैं। हमें कोई ना कोई ठिकाना मिल ही जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम पर कोई मुसीबत आए। अरे तुम्हारे लिए तो अपनी जान भी हाजिर है, रोशन बाबू ने कहा। मेरा आधे से ज्यादा खानदान पाकिस्तान में है, ज्यादा लोग कराची में मुकीम है। मुझे मालूम है राह के तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों ने वहां तबाही फैला रखी है। चंद महीने पहले हमारे खानदान के 2 लड़के भी इनकी दहशत गर्दी का शिकार हो चुके हैं। सुना है वो अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट के सामने बैठकर चाय पी रहे थे कि राह के दहशत गर्द गोलियां बरसाते हुए निकल गए। वहां 5 लड़के खाको खून में लौट गए। 9 उम्र थे वो सब के सब। 16-17 साल क्या उम्र होती है यार, हाई स्कूल के स्टूडेंट थे। उन्हीं में 2 लड़के हमारे खानदान के थे। जरा सोचो उन घरों पर क्या क़यामत टूटी होगी। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, मुझे मालूम था कि पाकिस्तान में राह के तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों ने तबाही फैला रखी है, लेकिन ये पता नहीं था कि वहां नहीं वो तरबियती कैंप राजस्थान में है। इसका इंकिशाफ तो उस वक्त हुआ जब तुमने माउंट आबू की पहाड़ियों में उस कैंप को तबाह किया था। हिंदू सरकार ने अगर उस पर पर्दा डालने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों को पता चल गया था कि उस कैंप में दहशत गर्दी को तरबियत दी जाती थी, जो पाकिस्तान जाकर दहशत गर्दी फैलाते थे। और फिर उसके बाद तुम्हारी सरगर्मियों की खबरें बाकायदगी से अखबारों में छपती रही थी। अकेले आदमी ने राह को उंगलियों पर निचा रखा है। लोग खौफजदा होने के बावजूद बड़ी दिलचस्पी से खबरें पढ़ते हैं। तुम्हारे बारे में मेरे दिल में भी 1-2 मरतबा ख्वाहिश उभरी थी कि काश तुमसे मेरी मुलाकात हो सकती, लेकिन ये ख्वाब ही था। और मुझे खुशी है कि आज उस ख्वाब की ताबीर मिल गई, और तुम्हारे साथ रत्ना देवी को देखकर इससे भी ज्यादा खुशी हुई है। इससे ये बात भी साबित हो जाती है कि इंसानियत और सच्चाई का साथ देने वाले अब भी मौजूद है। हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिख, ईसाई, ये तो शिनाख्त है। असल मजहब तो इंसानियत है, जिसके लिए इस किस्म के लोग किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करते। ऐसे लोगों की तादाद अगरचे कम है, मगर इनका वजूद है, और उनमें से एक आप भी हैं रोशन बाबू, रत्ना ने कहा। रोशन बाबू कुछ कहना चाहता था कि नरगिस काफी लेकर आ गई। नरगिस ने सबके सामने काफी का एक कप रख दिया। एक कप वो खुद लेकर सोफे पर बैठ गई। रोशन बाबू ने काफी की एक चुस्की ली और हमारी तरफ देखते हुए बोला, दिन के वक्त तो मैं घर पर कम ही रहता हूँ, लेकिन ये बीबी दरअसल यही इस घर की स्याह सफेद की मालका है। तुम लोगों का ख्याल रखना अब इसकी जिम्मेदारी है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बिला तकल्लुफ इससे कह दीजिए।